What's up guys? Why Donald Trump is trying to destroy Indian economy? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दशांश शर्मा से चैनल पे वीडियो है, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से इलेक्शन जीत के आए हैं 2025 में, अलग ही उन्होंने रूप है। कसम खा रखी है कि हर एक देश के ऊपर टैरिफ ठोका जाएगा। अब ठीक है भाई, इंडिया का इस पर रिएक्शन था नाना पाटेकर वाला कि सह लेंगे, थोड़ा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 100% लगाएंगे, उससे ज्यादा क्या लगाएंगे। United States gives a nod to Russia sanctions bill. The bill authorizes up to 500% tariff on India. Tariff. यार पगला गए हो क्या? But she gets it. सच में ये बस अभी कॉमेडी सर्कस चल रहा है इनका। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, ये जिस सही में चेयर पे पगला गए है क्या? ना, तो उस पे- देखिए, लगता है नोबेल कमेटी से पीस प्राइज मांग मांग के ये परेशान हो गए। हाँ, और सोचा कि उसका अगर सालों गहरा तुम लोग मुझे पीस प्राइज नहीं संबंध दोगे है। तो मैं दुनिया में ही आग लगा दूंगा। ये वेनेजुएला हाँ। चलाएंगे, We're going to run the country until such time. ये ईरान को धमकियां दे रहे हैं, ये डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने की बात कर रहे हैं। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. बेसिकली अमेरिका आज एक एम्पायर की तरह बिहेव कर रहा है और इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत एक लॉयल सब्जेक्ट की तरह बर्ताव करे। We will tariff and tax foreign countries. April 2nd is going to be Liberation Day for America. I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate because I told them if you retaliate, we're going to double it. अब देखिए, ट्रंप के लिए इंडिया के साथ वेनेजुएला जैसा अटैक करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल हाँ, उसी इंडिया के रीजन साथ से, जिस करना। रीजन से वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी वेनेजुएला जैसा बर्ताव नहीं कर सकते, और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। तो ट्रंप अब अपने पास जो दूसरे टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मैसिव इकोनॉमिक प्रेशर और डीप स्टेट रिलेटेड एनजीओ मीडिया इकोसिस्टम के थ्रू प्रेशर बिल्ड करना, साथ ही इंडिया के ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज और इन्फ्लुएंसर्स को लेवरेज करके नैरेटिव और प्रेशर क्रिएट करना। तो अगले कुछ हफ्तों और महीनों में ये सब चीजें यूज करके इंडिया पर इतना प्रेशर बनाया जाएगा इस कोशिश में कि इंडिया ट्रेड डील में अमेरिका की टर्म्स एक्सेप्ट कर ले। Already Accept आप कर ले, देखिए, वो massive pressure- pressure डाला जा रहा है। I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. तो अमेरिका नाराज है कि मोदी ट्रंप के ईगो को मसाज क्यों नहीं कर रहे। अरे यार, मसाज करने के लिए आपने ऑलरेडी एक आदमी रखा हुआ है ना। I would हाँ। say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace चेक Prize. कर तो रहे हैं आइए इंग्लिश। आज के वीडियो में इस पूरे सही बोली। 500% टैरिफ वाले सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्यों अगले आने वाले कुछ हफ्ते भारत के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं। अमेरिका, जैसा कि मैंने कहा, एक एम्पायर की तरह बिहेव कर रहा है। वो अपने सारे एलाइज को, इंक्लूडिंग द माइटी यूरोपियन यूनियन को, घुटने टिकवा चुका है। तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये उठता है, अमेरिका जब इस तरह से बर्ताव कर रहा है दुनिया में, तो भारत अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे रिटेन करे और उसके साथ साथ ट्रंप और उसकी ग्रीनलैंड साइज्ड ईगो के साथ काम कैसे करे। तो आइए पता करते हैं। दशांश शर्मा शो। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ और आप CEO। सबको एक सेकंड। देखिए, ट्रंप का इंडिया पर 500% टैरिफ अनाउंस करना सिर्फ एक ट्रेड डिसीजन ही नहीं है, बल्कि इंडिया के अगेंस्ट अमेरिका का एक क्लियर इकोनॉमिक वॉर का भी सिग्नल है। और खासकर जब इकोनॉमी पर ऐसे सडन ग्लोबल शॉक्स आते हैं तो उनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कॉमन लोगों पर, उनके बिजनेसेस। कि ट्रंप का ये जो टैरिफ वाला खेल चल रहा है 2025 में, कुछ नया नहीं है। इन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में भी ये किया था, जब इन्होंने चाइना पर काफी सारे टैरिफ लगाए थे। सेकंड टर्म में लेकिन ये इन सब चीजों को एक स्टेप आगे ले गए और ऑलमोस्ट हर एक देश पे इन्होंने टैरिफ लगाता है। यहाँ तक कि लिसोतो पे लगा दिया है, एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पे लगा दिया था। इन्होंने कनाडा, जो इनका एक इतना क्लोज एलाई है, उनके ऊपर भी 35% टैरिफ ठोक दिया था। यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 20% टैरिफ लगा दिए गए। बताइए, चले, जो तू अपना यूरोप पर्चा ले, इनका तू अपना इतना पर्चा ले, close ally ऐसे। माना जाता है, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। सुनिए। If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, I'm putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. No, you cannot do that. You can't do that to me. I said, yes, I can. यार, ये इस कॉन्वर्सेशन को सेक्सी दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? You can't do that to me. I said, yes, I can. यार, मैक्रोन के साथ इनकी किस तरह की कॉन्वर्सेशन चल रही थी? इनिशियली यूएस ने इंडिया के ऊपर डिस्काउंटेड रेट में 26% टैरिफ लगाया था, लेकिन ट्रंप ने इंडिया के अगेंस्ट पहले से रशियन ऑयल खरीदने के लिए 25% टैरिफ की पेनल्टी इंपोज कर दी थी, जो कंबाइन होकर अराउंड 50% तक हो गई। जिसके बाद इंडिया के टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मरीन और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को काफी बड़ा शॉक लगा। इंडिया ने इन सेक्टर्स को इंपोर्ट ड्यूटी में एग्जेम्पशंस देके इन सेक्टर्स को सपोर्ट किया।
किया, सप्लाई चेन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड की। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों इंडिया ने रिसेंटली इतने सारे इंडस्ट्रियल और ईज ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स को अनाउंस किया है, और वॉर फुटिंग से ये मोदी 3.0 में रिफॉर्म्स पास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अमेरिका ने जो इतने सारे टैरिफ्स लगाए हैं पूरी दुनिया पे, इसका इफेक्ट अमेरिका पे भी पड़ रहा है। 2025 के पहले क्वार्टर में यूएस इकोनॉमी के अंदर नेगेटिव 0.5% ग्रोथ देखने को मिला। काफी सारी चीजों की इन्फ्लेशन बढ़ गई। कॉफी, फ्रूट, क्लोथिंग जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट जो कि मेजरली इंडिया जैसे देशों से एक्सपोर्ट होते हैं, वो भी काफी महंगे हो गए। लेकिन देखिए ट्रंप जो है उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है, बिल्कुल उसी तरह जैसे राहुल गांधी को भी एक चीज से मतलब है कि भाई जल्दी से जल्दी इलेक्शन हारे ताकि थाईलैंड जाके तपस्या कर सके। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ बॉटम लाइन की परवाह है। उनको बस ये चाहिए कि अमेरिका को हर डील में सबसे ज्यादा फेवरेबल टर्म्स मिलने चाहिए दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में। अब देखिए अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन अगर आपको बाकी देशों के साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं तो थोड़ा गिव एंड टेक तो करना पड़ेगा ना यार। लेकिन यहाँ पर आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, यहाँ पर आता है एक रियलाइजेशन जो ट्रंप को होता है, जिससे आपको ये सारी सिचुएशन समझ में आने लगेगी। ट्रंप को रियलाइज हुआ कि अमेरिका प्लेग्राउंड का सबसे बड़ा गुंडा है और उनके पास अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का सॉल्यूशन है कि भाई हम सबसे ताकतवर हैं, हम जो चाहेंगे हम करेंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और उन्होंने वही किया। It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. This case, Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself. We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor, and that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man. अब कुछ लोग हैं जो इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को ट्रोल कर रहे हैं कि देखिए इनकी तो मोदी के साथ अच्छी रिलेशनशिप थी, आज अमेरिका मोदी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के ऊपर इतने टैरिफ डाल रहा है। लेकिन आप देखिए यार कि अपने ओल्डेस्ट एलाइज को यानी यूरोपियन यूनियन को ट्रंप किस तरह से ट्रीट कर रहा है। बोल रहा है कि डेनमार्क से छीन के ग्रीनलैंड ले लेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों लेना चाहता है? बड़ा सिंपल रीजन है जी। It has 25 of the 34 critical minerals that are needed for modern technologies. और झूठा क्या बोल रहा था? For defense, needed for minerals, समझ रहा है? Electric vehicles, or for all the new gadgets and stuff that need rare earths, rare minerals. देखिए हमें तो सिक्योरिटी के लिए चाहिए। ऐसे दोस्तों तो दुश्मनों की क्या जरूरत? मतलब यही बात इंडिया अलायंस वाले भी सोचते होंगे जब दुग्गल साहब उनके फेवर में बिहार, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र वाले वीडियोस बनाते हैं कि देखिए इन चारों इलेक्शंस में इंडिया अलायंस जीतने वाली है। अब देखिए ग्रीनलैंड दुनिया के लास्ट रिमेनिंग ऐसे जगहों में बचा है जहां पर आप कब्जा करके वहां के सारे रिसोर्सेज को स्ट्रिप कर सकते हैं। और ऑनेस्टली अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड के लोगों को कन्विंस करना कोई रॉकेट साइंस तो होगा नहीं। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन 60,000 लोगों से भी कम है। अमेरिका को बस बोल देना है कि भाई हर ग्रीनलैंड के सिटीजन को हम $1 मिलियन देंगे, यानी रातों रात मिलियनेयर बना देंगे अगर आप अमेरिका का हिस्सा बनने को तैयार हो जाए तो। अब अमेरिका के लिए तो ये काफी छोटा सा एक्सपेंस है, लेकिन रिटर्न में आपको कॉन्टिनेंट साइज का एक आइलैंड मिल जाएगा और उसके सारे रिसोर्सेज पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। मतलब दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बढ़िया लैंड डील्स में से एक होगा ये। और ट्रंप के ग्रीड को देखें तो क्या पता ग्रीनलैंड के बाद वो रुके भी नहीं, उसके बाद वो अंटार्कटिका पे पहुंच जाए और अंटार्कटिका में जाके पेंगुइन्स को ये बोले, Get him out. Ready? Are you ready? Get him out of here. Get him out of here. Get the hell out of here. और ये नहीं रुकते उन्होंने फ्रांस से किस तरह से बात की थी। If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, and putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. No, 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 you cannot do that. You can't do that to me. I said, yes, I can. Again, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सेक्सी क्यों बनाने की कोशिश कर रहे थे इसको। एनीवे, फ्रांस और डेनमार्क जैसी कंट्रीज अमेरिका के इतने क्लोज एलाइज हैं, लिटरली सबसे पुराने दोस्तों में से हैं। इनफैक्ट फ्रांस ने अमेरिका को अमेरिका की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत मदद की थी। शायद बिना फ्रांस की हेल्प के अमेरिका ब्रिटेन को नहीं हरा पाता, और फिर भी आज की सिचुएशन में अपने लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो इंडिया के साथ अच्छा बिहेव करना तो दूर की बात है। बेसिकली ट्रंप ने रियलाइज कर लिया है कि जब तुम्हारे पास हार्ड पावर होती है तो आपको निगोशिएशन, डिप्लोमेसी, गिव एंड टेक जैसी बकवास चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। फिर बात करते हैं भारत की। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका भारत पर उस तरह से अटैक नहीं कर सकता जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया, क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो वो दूसरे तरीके अपना रहे हैं, पर्टिकुलरली भारत के ऊपर बहुत इमेंस इकोनॉमिक प्रेशर डालना, ताकि इंटरनली भारत को बहुत बड़े बड़े
इकोनॉमिक शॉक्स लगे, पब्लिक के लिए प्राइसेस बहुत उठ जाए, पब्लिक सड़कों पे उतर जाए गवर्नमेंट के खिलाफ, और फिर मोदी के ऊपर इतना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर बने कि फिर मोदी को मजबूर होकर एक ऐसी डील माननी पड़े जो अमेरिका के लिए फेवरेबल है, भारत के लिए लॉन्ग टर्म में नहीं होगी। इसीलिए भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने वाला ये बिल ट्रंप पास करवाने की कोशिश कर रहा है। US lawmakers are considering a new sanctions bill. If passed, India could face tariffs as high as 500%. ट्रंप के चमचे भी इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। India also is going. Yes, sir. So he put a 25% तो मुझे हंसी tariff on आती है। India for buying ऐसे Russian ऐसे। oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका ट्रंप के टैरिफ लगाने को यूनानिमसली सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट अमेरिका के 1000 से भी ज्यादा बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस ने ऑलरेडी ट्रंप को सू भी किया है इस तरह के टैरिफ लगाने के लिए। And who is filing these cases? American corporate entities, from retailers to manufacturers to automakers to consumer brands ranging from cosmetics to tires, basically businesses across the board. थोड़े टाइम का और They have ड्रामा है, filed इसका कुछ lawsuits because they want their money back. Specifically the extra tariffs that they had to pay because of Trump's policies. अब बेचारे अमेरिकन बिजनेसेस के बारे में भी सोचिए यार, ये बेचारे ट्रंप और जोरान ममदानी के बीच में फंसे हुए हैं। एक है जो टैरिफ लगा के उनको कंगाल कर देगा, दूसरा है जो उनका सारा पैसा और उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। जाए तो जाए कहाँ? अब देखिए बहुत सारे देश हैं जो इसके खिलाफ हैं, जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बाकी जो देश हैं दुनिया के उनको कोलिशन में आना चाहिए और अमेरिका को अपोज करना चाहिए। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि चाइना भी तो बदमाश देश है ना, तो पूरी दुनिया चाइना के साथ ही पार्टनरशिप कैसे करे? क्योंकि जो बदमाशी अमेरिका करता है वही बदमाशी चाइना भी कर रहा है। इसी तरह से चाइना भी जमीन हड़पने की कोशिश करता है, अपने हर एक पड़ोसी के साथ इनकी लैंड डिस्प्यूट हो रखी है। और अल्टीमेटली भी ट्रंप जो है और अमेरिका जो है वो चाइना के लैक ऑफ रिस्पॉन्स को देख के काफी एनकरेज हो रहा है। चाइना अपने आप को सुपर पावर बोलता है, लेकिन उसके बावजूद चाइना को मालदीव्स और श्रीलंका में इंडिया के अगेंस्ट ओपनली लॉस मिला। वो देश भी एंटी इंडिया से प्रो इंडिया हो गए। पाकिस्तान भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के साथ शिफ्ट हो गया, बेसिकली अमेरिका का एक कॉलोनी बन चुका है वो। पैनामा और उसका कनाल भी चाइनीज कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। ईरान में अगर रेजिम चेंज होता है अगला, तो ईरान भी प्रो अमेरिका हो जाएगा। और फिर मुझे लगता है कि रशिया को भी एक ऑलिव ब्रांच दिया जाएगा और रशिया को भी अपनी तरफ लाया जाएगा कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट को रफा दफा कीजिए, सारे सैंक्शंस आपसे हटा दिए जाएंगे, कोई कॉम्पनसेशन देने की जरूरत नहीं है, आपके सारे एसेट्स अनफ्रीज कर दिए जाएंगे और आपको G8 की मेंबरशिप भी दे दी जाएगी। बस आप अपना तेल हमको कंट्रोल करने दो। सोमालीलैंड और साउथ यमन जैसे नए देश बनाए जा रहे हैं ताकि यूएस रेड सी के थ्रू चाइना के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया है उससे दरवाजा खुल जाएगा चाइना के लिए कि वो ताइवान को इन्वेड करे। लेकिन आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अमेरिका अगर वही चाहता हो तो। देखिए चाइना की ऑयल सप्लाई कट ऑफ हो गई है, बेसिकली उनके ट्रेड रूट्स भी जल्दी ही ब्लॉक हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, अगर चाइना ने डिसाइड किया कि वो ताइवान को इन्वेड करेंगे तो वो जल्द ही ओवर एक्सटेंड कर जाएंगे और वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी अमेरिका के लिए कि वो स्ट्राइक करे और वहां की कम्युनिस्ट रिजीम को गिराने की कोशिश करे। अमेरिका आज माइट मेक्स राइट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। I think there is only one country in the world which really is following around among many countries in the world. For example, launching this the world tariff war. 美方仍在对中国滥施关税，一味的进行极限施压。 कम से कम देखिए अगले 2-3 डेकेड्स तक तो अमेरिकन हार्ड पावर से पंगा लेना मुश्किल है। वो लोग सिंपली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इंडिया भी कमजोर नहीं है, इंडिया के पास भी लेवरेज है। अगर बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इंडिया भी कुछ कड़े कदम उठा सकता है। इंडिया अपनी फार्मा कंपनीज को बोल सकता है कि अमेरिका को शिपिंग बंद कीजिए। वहां जो ड्रग प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट कर जाएंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो। इंडिया ये भी डिक्लेयर कर सकता है कि जितने भी H1B NRIs हैं उनको इंडिया वापस आना पड़ेगा अमेरिका छोड़ के, वरना उनका इंडियन पासपोर्ट कैंसिल, उनकी सारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। वहां सिलिकॉन वैली जिसपे अमेरिका इतना डिपेंड करता है इकोनॉमिकली, उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग झटका लगेगा। हम यहाँ के बिग टेक सर्वर्स और डेटा सेंटर्स सीज करके उनको ब्लॉक कर सकते हैं। और याद रखिए कि आजकल अमेरिकन इकोनॉमी मोस्टली बिग टेक और AI के दम पर ही टिकी हुई है और इंडिया उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। माना कि इंडिया से उन्हें उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता होगा, लेकिन इंडिया का यूजर बेस ह्यूमंगस है। अगर ये यूजर बेस चला गया तो यूएस बिग टेक कंपनी काफी बुरी तरह से सफर करेंगी। इनमें से काफी कंपनी जो हैं और उनके जो मालिक हैं वो ट्रंप गवर्नमेंट के काफी क्लोज हैं और उन मालिकों ने ट्रंप के कैंपेन में काफी कंट्रीब्यूट भी किया है। तो अगर बिग टेक को झटका लगा, बिग टेक कंपनीज के ओनर्स नाराज हुए तो ट्रंप गवर्नमेंट पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। लेकिन हाँ,
ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के साथ अगर आप इस तरह का इकोनॉमिक वॉरफेयर करेंगे तो इंडिया को भी बहुत नुकसान होगा, बहुत तकलीफ होगी। इसलिए ये बिल्कुल एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। सिर्फ तब यूज करे जब अपनी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी बचाने का और कोई रास्ता ना बचे। होपफुली ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं, लेकिन तब तक के लिए इंडिया के पास निगोशिएट करने के और भी ऑप्शंस हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया का जो कोर आर्गुमेंट है वो वैलिड है। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब नेशनल सिक्योरिटी। चैलेंज ये है कि अब भारत वॉशिंगटन को कैसे कन्विंस करे कि वो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एक्सेप्शन की तरह देखे। इंडिया एक सॉलिड एक्शनेबल पैकेज प्रेजेंट कर सकता है अमेरिका को कि पहली बात, रशियन क्रूड का शेयर जो है वो हम धीरे धीरे एक टाइम बाउंड मैनर में कम करेंगे। एकदम से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भी अपनी मार्केट स्टेबिलिटी और प्राइसेस को देखना है। इसके बदले एक तगड़ी यूएस इंडिया एनर्जी डील की जा सकती है। हम अमेरिका से क्रूड और एलएनजी की खरीदारी बढ़ाएंगे और उनके अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। ये एक प्योर बिजनेस डील होगी। हम प्रपोज कर सकते हैं कि यूएस क्रूड और एलएनजी की जो शेयर अभी अराउंड 10% तक है जो भारत खरीदता है, उसे 2027 तक बढ़ा के 25% तक किया जा सकता है। अब ट्रंप जाके अपने बेस को बोल सकता है कि देखिए भारत हमारी बात मान रहा है, और इंडिया इसे फ्रेम कर सकता है कि हम रशिया पे जो इतना इस समय ऑयल के लिए डिपेंड कर रहे हैं उसको कम करके हमारी जो ऑयल नीड्स है उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बदले में यूएस को मौजूदा 25% ऑयल पेनल्टी टैरिफ हटानी पड़ेगी, और जो ये 5% टैरिफ वाला ट्रिगर है उससे परमानेंट एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी भारत को। वैसे भी इंडिया ने सैंक्शन्ड एंटिटीज जैसे रोजनेफ्ट और लुकोइल से इंपोर्ट्स कम करने शुरू कर दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो जनवरी 2026 के लिए इन फर्म से कार्गो लेना ही रोक दिया है, और ये सब इस टैरिफ अनाउंस करने के पहले से हुआ है। हम एक रिटन प्लान मांग सकते हैं वेवर के लिए, ताकि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान कोई इशू ना हो। तो इसके लिए भारत को कुछ ऑपरेशनल लीवर्स यूज करने होंगे। रशियन शेयर पर एक कैप लगाइए और उसे क्वार्टरली टारगेट्स के हिसाब से नीचे लेकर आइए। रशियन ऑप्शन की जगह मिडिल ईस्ट के टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए, अमेरिका से क्रूड और एलएनजी को प्रायोरिटाइज कीजिए, लैटिन अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका से स्पॉट या टर्म डील्स, जहां भी सही लगे। अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और कमर्शियल स्टोरेज को भी एक्सपैंड करना जरूरी होगा, ताकि अगर सप्लाई में कुछ गड़बड़ हो तो हमारे पास थोड़ा बफर टाइम भी रहे। इस ट्रांजिशन के दौरान प्राइस रिस्क को अग्रेसिवली हेज करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट गाइड करेगी और एग्जीक्यूशन मार्केट के हिसाब से होगा। तो देखिए, अमेरिका के साथ नेगोशिएट करना पॉसिबल है, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की कुछ लक्ष्मण रेखाएं होनी चाहिए कि भाई एग्रीकल्चर पर कोई समझौता नहीं। हम ऑयल पीस के लिए अपनी डेयरी या पोल्ट्री मार्केट्स अमेरिका के लिए नहीं खोलेंगे। रिफाइनिंग का अधिकार कि भाई इंडिया के पास ये राइट होना चाहिए कि वो रिफाइंड प्रोडक्ट ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सके बिना किसी ओरिजिन ट्रैकिंग वाली परेशानी के। इंडिया को ईयू की तरह घुटने नहीं टेकने चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास उनसे ज्यादा डेमोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक पावर है। बल्कि इंडिया को ट्रंप को एक ग्रैंड एनर्जी बार्गेन या एक ग्रैंड एनर्जी ट्रेड डील ऑफर करनी चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर ऑप्शन को अगर हम हटा दें तो इंडिया को जो ट्रंप अभी ये टैरिफ की धमकी दे रहा है उससे डील करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है विदाउट गिविंग अप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस को भाई बहुत सही वीडियो थी, और यहाँ मुझे लगता है कि हमें लगता है कि सरकार कुछ नहीं करी। बैकडोर बिहाइंड द डेस्क बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ों पर बात हो रही होती है। और आपको क्या लगता है, अमेरिका कहता है हमसे डील नहीं हुई? अमेरिका के जो डील मेकर्स होते हैं वो उनकी बातचीत चलती रहती है, नेगोशिएशन चलती रहती है। ये डील ऐसे नहीं होता आज पेपर लाए साइन मारा कल हो गया, नहीं। चीज़ें होती हैं, डिस्कशंस जो होते हैं ना, जैसे वो होता है कि क्या होता है, वो डिबेट्स होती हैं, उसमें वो बैठते हैं, पहले एक पॉइंट लेंगे उसके ऊपर डिबेट चलेगी, नहीं इतना नेगोशिएशन। तो ऐसे ही मान लो होंगे, मतलब 70-80 पॉइंट्स होंगे हमारे ट्रेड के, अलग अलग सेक्टर्स होंगे। तो एक दिन एक सेक्टर पे बात होगी, एक दिन 3-4 पे बात होगी, ऐसे टाइम लगता है। और अभी क्या है कि अभी ट्रंप का रवैया इंडिया के खिलाफ नहीं है, वो उसका हर एक के साथ ही इस तरीके से कुछ उसके बाद ज्यादा हो गया, जब से वो क्या चाहिए था उसको, नोबेल पीस प्राइज जो चाहिए था ना, वो अभी किसी को मिला है ना, मिला था। उसके बाद ये और भी ज्यादा वो उखल सा गया है कि कितने टाइम से ट्राई कर रहा है। चीजें होंगी, ठीक होती है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है दोस्तों, ये चीज आप हमेशा याद रखना। आपको याद होगा जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो कितने सैंक्शंस लगे थे, हर एक चीज होती, लेकिन हम उससे भी निकले ना। हर चीज होती है, आपको वक्त लगता है। और इंडियन गवर्नमेंट मुझे लगता है बात करेगी। हाँ, सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने पहले कहा था मैं अपने फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में भाई नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर उनके एंटर कर देंगे, हमारे जो भाई यार हमारे जो करता धरता है देश को चलाने वाले एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं भाई, आपको पता ही है, वैसे ही ऑलरेडी उनकी लाइफ कई बार डिफिकल्ट रहती है, कई बार क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी फसल पर है। फसल कई बार होती है, नहीं होती, बहुत चीज हो जाती है। अभी देखो ना पंजाब में जो कितना बुरा हाल हुआ था अभी। हाँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं इस बारे में। और मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जो देश की नींव होती है ना, वो नहीं हिलनी चाहिए। जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पर अगर एंट्री मिलेगी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला भाई ने कि अगर वैसा कुछ ड्रामा होता है इनका कि नहीं मानते, ऑब्वियस है हमारी फार्मा इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है ना, वो गोलियां यहाँ से दवाइयाँ जाती हैं इतनी सारी, उन पर डिपेंडेंट है। आप अपनी तरफ से फिर एक्शंस लेना शुरू करो।
एक आंख दिखाए, कब तक दिखाएगा, एक लिमिट हो जाती है फिर किसी भी चीज़ की। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।